नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन के इस कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, आप चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हों, एसआई से लेकर के पीसीएस तक की परीक्षा दे रहे हों, आप पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ दे रहे हों, या और भी इस प्रकार की जो परीक्षाएं आप दे रहे हों, उसमें आप देखेंगे कि काव्य शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत छोटे स्तर, एसआई से अगर देखें, लेखपाल से देखें तो वहाँ भी एमपी पीसीएस में भी ये यहाँ से मुद्दे पूछे जाते हैं। राजस्थान पीसीएस की परीक्षाएं जो दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह, वहाँ भी ये मुद्दे पूछे जाते हैं। लेक्चररशिप के लिए अगर आप दे रहे हैं, पीजीटी, टीजीटी के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं, इसका अर्थ है कि काव्य शास्त्र को ढंग से यदि कर लिया जाए तो छोटी परीक्षा से लेके बड़ी परीक्षा तक सब में सफलता सुनिश्चित हो जाती। जो लोग हिंदी से दे रहे हैं, कई परीक्षाओं में तो हिंदी है ही अनिवार्य रूप में। ये जो काव्य शास्त्र है वो साहित्य का एक अभिन्न अंग है। दोस्तों, यह माना गया कि शास्त्र किसी भी शाखा या किसी भी विभाग के क्रमबद्ध अध्ययन का नाम है। यानी कोई भी शास्त्र उस शाखा या विभाग की उत्पत्ति, उसके प्रयोग, उसके विकास आदि से संबंधित जानकारियों को देता है। जैसे हम लोग कहते हैं वनस्पति शास्त्र, तो वनस्पति शास्त्र में आप देखेंगे कि वनस्पति से संबंधित शाखा यानी वनस्पति जगत की उत्पत्ति, उसका क्या प्रयोग है, उसका विकास कैसे हुआ, उसके कौन कौन से तत्व हैं, इन सब की जानकारी वनस्पति शास्त्र में आप देखेंगे। ऐसे ही भौतिक शास्त्र, भौतिक जगत की चर्चा करने वाला शास्त्र, ऐसे ही चिकित्सा शास्त्र। तो जिस प्रकार ये सभी शास्त्र हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, जैसे खगोल शास्त्र है, उसी प्रकार काव्य शास्त्र कविता की उत्पत्ति, उसके तत्व, उसके प्रयोग, उसके विकास, इन सभी मुद्दों से संबंधित अध्ययन को ही हम लोग काव्य शास्त्र कहते हैं। अर्थात काव्य शास्त्र कविता के अध्ययन की वह शाखा है जहाँ हम साहित्य या कविता के तत्वों का अध्ययन करते हैं कि कविता के तत्व क्या हैं, कविता के अंग क्या हैं। दोस्तों, किसी भी कविता के तत्वों को ही कविता का अंग कहते हैं, उसे ही काव्यांग कहते हैं या काव्य तत्व कहते हैं। तो कविता के अंग क्या क्या हो सकती हैं? जैसे रस, जैसे छंद, जैसे अलंकार, जैसे काव्य हेतु, जैसे काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति आदि। दोस्तों, कविता के इन्हीं अंगों का अध्ययन हम काव्य शास्त्र में करते हैं। कहाँ करते हैं? यानी काव्य शास्त्र कविता के इन अंगों की समुचित जानकारी देता है, या क्रमबद्ध अध्ययन का नाम काव्य शास्त्र है कि भाई रस क्या है, रस के कितने भेद हैं, रस का प्रयोग क्या है, रस का उद्देश्य क्या है, रस की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे ही छंद क्या है, छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, छंद के भेद क्या हैं, छंद का उद्देश्य क्या है। ऐसे ही अलंकार क्या है,
अलंकार का क्या मतलब है। तो काव्य शास्त्र इन्हीं अंगों के अध्ययन को कहते हैं, यानी जहाँ कविता के अंगों या कविता के तत्वों की क्रमागत जानकारी मिले, जहाँ उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, उसे काव्य शास्त्र। इन शॉर्ट, कविता का संपूर्ण अध्ययन, कविता का संपूर्ण विवेचन जिस दृष्टिकोण से किया जाता है, या कविता के तत्वों की जहाँ जानकारी मिलती है, कविता के अंगों की जहाँ समीक्षा की जाती है, उसे ही काव्य शास्त्र कहते हैं। जिस प्रकार वनस्पति शास्त्र, जिस प्रकार भौतिक शास्त्र, उसी प्रकार काव्य शास्त्र। दोस्तों, किसी भी कविता में दो पक्ष माने गए, एक भाव पक्ष और एक शिल्प पक्ष। जो भाव पक्ष है वही उस रचना की संवेदना है या अनुभूति है, यानी भाव पक्ष का जुड़ाव रचना की अनुभूतियों से है, जबकि जो शिल्प पक्ष है वह रचना की अभिव्यक्ति है। इसीलिए शिल्प पक्ष को कला पक्ष भी कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो काव्य शास्त्र है वह किसी कविता के शिल्प पक्ष या कला पक्ष का अध्ययन है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि जो काव्य शास्त्र है रचना की अभिव्यक्ति या कविता की अभिव्यक्ति के अध्ययन का नाम है। जो कविता में भाव या अनुभूति है उसे ही प्रस्तुत विधान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिस विषय पर कविता लिखी जाए, जिस भाव पर कविता लिखी जाए, रचनाकार की जो अनुभूति हो, वही प्रस्तुत विधान है। और जो शिल्प पक्ष है वो अप्रस्तुत विधान है। इसका मतलब है कि जो काव्य शास्त्र है, ऐसे तो देखा जाए तो काव्य शास्त्र में भाव का भी अध्ययन है, क्योंकि काव्य शास्त्र में जब आप प्रतिभा की बात करते हैं तो दो प्रकार की प्रतिभा होती है, भावयित्री प्रतिभा, कारयित्री प्रतिभा। भावयित्री यानी भाव, कारयित्री यानी कला, शिल्प। लेकिन फिर भी हमारी सीधी समझ के लिए, सहज समझ के लिए एक बात जानने की आवश्यकता है कि काव्य शास्त्र इसी शिल्प पक्ष का अध्ययन करता है, इसी कला पक्ष का अध्ययन करता है। यही वजह है कि काव्य शास्त्र का जुड़ाव अप्रस्तुत विधान से होता है। किस विधान से होता है? अप्रस्तुत विधान से होता है। मतलब दो बातें अब तक समझे कि काव्य शास्त्र में कविता के विकास, उसकी उत्पत्ति, प्रयोग, यानी कविता के अंगों, काव्यांगों का अध्ययन, काव्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है। रस, छंद, अलंकार, काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य प्रयोजन, काव्य दोष, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इनके भेद क्या हैं, यही हम अध्ययन काव्य शास्त्र में करते हैं। देखिए, आप किसी स्तर की परीक्षा दे रहे हैं भाई, पीजीटी, टीजीटी या नेट जेआरएफ के लिए तो सब कुछ पढ़ना है। ऐसे ही आप राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, लेक्चररशिप दे रहे हैं, सब कुछ पढ़ना है। लेकिन छोटी परीक्षाओं में, खास करके जैसे यूपीएसआई वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें भी देखिएगा ये 3 टॉपिक हैं, रस, छंद, अलंकार। थोड़ी जो हायर परीक्षाएं हैं उनमें आप देखेंगे कि काव्य शास्त्र के भी 2 भेद हैं। एक भारतीय काव्य शास्त्र का अध्ययन है, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। तो अगर छोटी छोटी बात आप समझ गए तो क्या छोटी परीक्षा, क्या बड़ी परीक्षा, सब में आपका काम चल जाएगा। दोस्तों, आइए इनकी बारीकियों को थोड़ा और समझने की कोशिश करें, क्या इनका मतलब होता है। यह माना गया कि जो साहित्य है उसकी 2 विधाएं हैं। साहित्य की
कौन कौन सी विधाएं हैं? 2 विधाएं, गद्य और पद्य के रूप में। अब काव्य शास्त्र तो हमने नाम सुन लिया और हम इतना समझ गए कि भाई कविता से ही काव्य शब्द बना है, तो क्या उसमें गद्य का अध्ययन नहीं होता? देखिए, छोटी छोटी बात सीखिएगा। जो साहित्य है इसकी 2 विधाएं हैं, एक गद्य विधा, एक पद्य विधा। गद्य जो है वो नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र यानी कथा साहित्य को ही गद्य कहते हैं। इसमें आलोचना भी है, रिपोर्टाज भी है, संस्मरण रेखाचित्र भी है, जीवनी भी है, आत्मकथा भी है। यानी जिसको हम वाक्य में लिखें उसे ही गद्य कहते हैं। यानी जो व्याकरण पर आधारित हो, जहाँ शब्दों का क्रम हो, जैसे राम घर जाता है, मोहन रोटी खाता है, तो व्याकरण पर आधारित शब्दों की क्रमागत व्यवस्था यानी जो वाक्य में लिखा जाए उसे गद्य कहते हैं। और जो पद्य है वो कविता है। कविता में शब्दों का क्रम नहीं होता, वाक्य नहीं होता, उसकी जगह दोस्तों लय, तुक और गेयता, जिसे हम गा सकें। कैसे? जो गद्य है, मान लीजिए किसी ने कहा राम घर जाता है, तो ये तो गद्य है। लेकिन जो कविता है घर राम जाता। देखिए, खूब इत्मीनान से समझिएगा। फिर वह आराम फरमाता, दुनिया में उसे है सिर्फ नाम भाता। अगर आप इस गद्य को देखें तो सबसे पहले राम करता है, घर कर्म है, जाना क्रिया है और है सहायक क्रिया है। ये कर्ता, कर्म, क्रिया, सहायक क्रिया, वास्तव में क्या इसे ही हम लोग व्याकरण कहते हैं? और जब भी कोई वाक्य बनाइएगा तो आप ऐसे ही वाक्य बनाइएगा, मैं रोटी खाता हूँ। अब इसको भी देखिए, सबसे पहले मैं कर्ता, रोटी कर्म, खाता क्रिया और हूँ सहायक क्रिया, इसलिए इसे गद्य कहते हैं। गद्य में व्याकरण की व्यवस्था रहती है। बोलिए मेरे साथ, गद्य में शब्दों की क्रमागत व्यवस्था होती है। क्रमागत व्यवस्था का अर्थ पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, तब सहायक क्रिया। तो जो वाक्य पर आधारित हो, जो व्याकरण पर आधारित हो, जो शब्दों की क्रमागत व्यवस्था पर आधारित हो, उसे ही दोस्तों गद्य कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। किंतु जिसमें शब्दों का क्रम बिखरा हो, अब देखिए, सबसे पहले सहायक क्रिया है, फिर देखिए कर्म, फिर कर्ता, तब क्रिया। यानी जहाँ व्याकरण निश्चित ना हो, शब्दों का क्रम निश्चित ना हो, सिर्फ लय और तुक हो। लय और तुक का अर्थ क्या है? एक ही प्रकार के शब्द, एक ही प्रकार की अंतिम ध्वनि, जिसे टेक कहते हैं, लय तुक, है ना। काफिया और रदीफ कहते हैं, अगर आपको शेरो शायरी की समझ है, उर्दू की बात करें तो दोस्तों जो पद्य है उसमें वाक्य नहीं होता, करेक्ट है, बल्कि उसमें लय तुक होता, इसीलिए उसे हम गा सकते हैं। यही वजह है कि जो कविता है या जो पद्य है उसमें लय तुक गेयता जैसी चीज़ें आती हैं। जब हम पद्य की बात करते हैं या कविता की, तो इसके भी 2 भेदों की चर्चा करते हैं, एक प्रबंध, दूसरा मुक्तक। तो कविता के भी कितने भेद हैं? प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध के भी 2 भेदों की चर्चा की जाती है, महाकाव्य और खंड काव्य। इस पर आएंगे हम लोग।
एक एक लाइन में समझ लीजिए। जहाँ संपूर्ण जीवन की एक क्रमबद्ध कथा हो, एक तारतम्यता हो, तो उसे हम प्रबंधात्मक रचना कहते हैं। प्रबंधात्मक रचना में भी महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य संपूर्ण जीवन की क्रमागत कथा, और जो खंड काव्य है जीवन के किसी खंड या संपूर्ण जीवन से किसी एक अंश को निकालकर उसकी जब क्रमागत कथा कही जाए, उस पर कविता लिखी जाए, तो उसे खंड काव्य। मुक्तक में जीवन कथा नहीं होती, मुक्तक में क्रमबद्धता नहीं होती, मुक्तक में आप किसी भाव पर, छोटे स्वतंत्र विचार पर कोई कविता लिख देते हैं। राम के मन में निराशा है तो इस पर आप राम की शक्ति पूजा लिख सकते हैं। बिहारी यदि श्रृंगार की बात करते हैं, नायिका के सौंदर्य की बात करते हैं, तो उनकी छोटी छोटी कविताओं को आप पढ़ सकते हैं। कबीर ब्रह्म संबंधी विचार को रखने के लिए, संसार संबंधी, जगत संबंधी, जीव संबंधी विचार को रखने के लिए बीजक में उनके पद देख सकते हैं। साखी, सबद, रमैन, छोटे छोटे पद हैं। मुक्त होना। अब एक बात आती है कि काव्य शास्त्र में आप इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं कि महाकाव्य के तत्व कौन से हैं, खंड काव्य के तत्व कौन से हैं। आप ये भी पढ़ते हैं कि कविता के अंग कौन से हैं, महाकाव्य में सर्ग क्यों होने चाहिए, छंद किस प्रकार के हों। तो क्या काव्य शास्त्र में गद्य नहीं आता? इतनी बात बताने के पीछे एक मेरा उद्देश्य था। बिल्कुल आता है। बोलिए, काव्य शास्त्र सिर्फ कविता का अध्ययन नहीं है, बल्कि साहित्य का अध्ययन है। इसलिए काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहा जाता है। और यही वजह है कि जो भारतीय काव्य शास्त्र है या संस्कृत काव्य शास्त्र, वह भारतीय साहित्य का संपूर्ण अध्ययन करता है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पश्चिमी साहित्य का। अब आप कहेंगे कि इसमें गद्य नहीं आता, तो सबसे इसका बड़ा उदाहरण कि गद्य में नाटक होता है। दोस्तों, आचार्य भरत मुनि ने यह माना गया कि संस्कृत काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र की वास्तविक शुरुआत आचार्य भरत मुनि से हुई। और आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले नाटकों की ही चर्चा की। उन्होंने नाट्य शास्त्र को जन्म दिया। उनका काव्य शास्त्र संबंधी दृष्टिकोण नाट्य शास्त्र के माध्यम से प्रकाशित हुआ, और इसी नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस सिद्धांत को जन्म दिया। रस के भेद उन्होंने बताए, रस की परिभाषा दी। यदि आपको बहुत सी बातें याद हैं, तो भरत मुनि ही पहले थे जिन्होंने कुल 8 रसों की चर्चा की थी। उन्होंने शांत रस की चर्चा नहीं की, यानी भरत मुनि तक कुल 8 रस थे। और ये रस कहाँ उन्होंने बताए? नाटक के माध्यम से। इसलिए उन्होंने नाटक की उत्पत्ति की चर्चा की कि नाटक नट धातु से बना है। नाटक के 3 तत्व होते हैं, वस्तु यानी कथा, नेता यानी नायक, रस। तो ये 3 तत्व बताए, वस्तु, नेता, रस। तो अब ये तीसरी बात बोलिए मेरे साथ कि काव्य शास्त्र सिर्फ कविता या पद्य का अध्ययन नहीं है, बल्कि गद्य का भी अध्ययन है। काव्य शास्त्र में संपूर्ण साहित्य का अध्ययन किया जाता है। साहित्य के अंगों पर विचार किया जाता है। साहित्य के अंग अगर बात करें गद्य और पद्य में, तो कविता के अंगों की बात करें, रस, छंद, अलंकार, काव्य शास्त्र इन सभी अंगों का संपूर्ण विवेचन करता है। कितनी बात समझ में आई? शास्त्र का अर्थ किसी भी शाखा या किसी भी क्षेत्र की जो संपूर्ण जानकारी है उसे उपलब्ध कराना है, या काव्य शास्त्र का काम किसी भी कविता या कविता के अंगों का क्रमागत अध्ययन प्रस्तुत करना, क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत करना कि उसके तत्व कौन से हैं, उसके अंग क्या हैं, उनका प्रयोग क्या है, कविता में उन्हें हम किस प्रकार रखते हैं, कौन सा अंग कम है, किस अंग में अतिशयता है। ये बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों?
कविता या साहित्य रचने के लिए या साहित्य को पढ़ने के लिए, दोनों के लिए काव्य शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात कविता या साहित्य, इसको पढ़ने या समझने, दोनों के लिए जिस शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है उसे ही काव्य शास्त्र कहती हैं। क्योंकि अगर आपको रस की जानकारी नहीं है, छंद की जानकारी नहीं है, लय तुक की जानकारी नहीं है, काव्य गुण किसे कहते हैं, तो आप कविता नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही यदि आपको यह नहीं मालूम है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, खंड काव्य, मुक्तक किसे कहते हैं, तो आप कविता के मर्म को नहीं समझ पाएंगे। अभी हमने देखा कि गद्य और पद्य का क्या अंतर है, पद्य में भी प्रबंध और मुक्तक का क्या अंतर है, महाकाव्य और खंड काव्य क्या है। अर्थात बोलिए मेरे साथ, कविता या साहित्य को रचने और यहाँ तक कि उसे पढ़ने समझने के लिए जिस विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है उसे काव्य शास्त्र कहते हैं। इतनी गोल गोल बातों का आप सिंपल अर्थ, कविता या साहित्य को लिखने या रचने के लिए या फिर इसे पढ़ने समझने के लिए जिस विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है उसे काव्य शास्त्र कहते हैं। अर्थात काव्य शास्त्र वह विज्ञान है जो कविता या साहित्य के अंगों का अध्ययन प्रस्तुत करता है। किस प्रकार कविता को समझा पढ़ा जाए, इस अध्ययन को प्रस्तुत करता है। इतना ही नहीं, कविता रचें कैसे, साहित्य लिखें कैसे, इस अध्ययन का नाम भी काव्य शास्त्र है। करेक्ट है दोस्तों। बहुत से रचनाकार ऐसे रहे जो काव्य शास्त्र पढ़ करके, काव्यांगों का अध्ययन करके रचना लिखते हैं, इसीलिए उनकी रचनाओं को काव्य शास्त्रीय कहा गया। जैसे बिहारी, जैसे तुलसी, जैसे सूरदास, इन सभी रचनाकारों या फिर रीतिकाल के जितने भी रचनाकार रहे उन सबको काव्य शास्त्र की समझ थी। ये पढ़े लिखे थे, इन्होंने कविता के अंगों का अध्ययन किया था। इसलिए जिनकी रचना में कविता के अंगों का प्रयोग है, जिन्होंने कविता के अंगों को पढ़ा है, जिन्होंने काव्य शास्त्र को पढ़ करके अपनी कविता लिखी है, तो उनकी कविता काव्य शास्त्रीय है। कुछ ऐसे भी रचनाकार थे जिन्होंने काव्य शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, अनपढ़ थे। अब कबीर स्वयं निरक्षर थे, पुस्तकों को गाली बकते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, या तू कहता कागद लेखी, मैं कहता आँखिन देखी। तो कबीर जब स्वयं निरक्षर अनपढ़ थे तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने शास्त्र भी नहीं पढ़ा। इसीलिए कबीर में शास्त्रीयता का अभाव है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं। अब जब पढ़ा नहीं काव्य शास्त्र को तो उनकी कविता काव्य शास्त्रीय न हो करके अनगढ़ कविता है। कैसी कविता है? अनगढ़ कविता है। अनगढ़ का क्या अर्थ होगा जरा समझिए भाई। कविता के अंगों से बनती है, रस छंद अलंकार से। शरीर के सारे अंग अपनी जगह हैं तो उसे सुघड़ शरीर कहेंगे, सुडौल शरीर कहेंगे। लेकिन शरीर के अंग यदि इधर उधर हो जाएं तो क्या कहेंगे कि शरीर अनगढ़ है, बेडौल है। इसीलिए कबीर जैसे कवियों की कविता इनके निरक्षर होने के कारण, काव्य शास्त्र के अभाव के कारण अनगढ़ है। कैसी है? अनगढ़ है, सहज है। लेकिन बिहारी जैसे रीतिकालीन जो कवि थे, इन्होंने काव्य शास्त्र को पढ़ा था, पचाया था, इसीलिए इनकी कविता कैसी है? काव्य शास्त्रीय। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? काव्य शास्त्र की शुरुआत ऐसे तो आप कोशिश करें कि काव्य हेतु प्रयोजन से कर लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। बहुत अच्छा लगता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कविता लिखी जाती है, या फिर कुछ लोगों ने कह लिया कि व्युत्पत्ति शक्ति प्रतिभा आदि प्रयोजनों से।
परंतु मेरा मानना है कि काव्य शास्त्र के ढंग से अध्ययन के लिए आप रस विवेचन को समझें, क्योंकि रस में बहुत सी बातें आती हैं। रस को पढ़ते पढ़ते आप साधारणीकरण को भी समझ सकते हैं, रसों के भेद आदि को तो आप समझेंगे ही, नाट्य शास्त्र तक को समझ सकते हैं, भरत मुनि को भी आप समझ सकते हैं। तो इन शॉर्ट आज देखिए 3 बात है। पहली बात कि काव्य शास्त्र है क्या, तो कोई पूछे, कहीं प्रश्न आ जाए तो साहित्य या कविता के अंगों के अध्ययन को ही काव्य शास्त्र कहते हैं। बोलिए मेरे साथ, साहित्य या कविता के अंगों के अध्ययन को ही काव्य शास्त्र कहते हैं। दूसरी बात कि काव्य शास्त्र न केवल कविता को लिखने या रचने के लिए ज़रूरी है, बल्कि पढ़ने और समझने के लिए भी ज़रूरी है। अरे हाँ या ना। इसलिए कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिकालीन कविताओं को पढ़ने के लिए या उनके आस्वादन के लिए किसकी आवश्यकता है, तो काव्य शास्त्र की, क्योंकि रीतिकालीन कविताएं काव्य शास्त्रीय हैं, रीतिकालीन कविताएं आलंकारिक हैं, रीतिकालीन कविताएं श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं, रीतिकालीन कविताओं में काव्यांगों का, छंदों का व्यापक प्रयोग है। इसलिए काव्य शास्त्रीय कविता को पढ़ने समझने के लिए काव्य शास्त्र की ज़रूरत है। तीसरी बात कि क्या काव्य शास्त्र सिर्फ कविता का अध्ययन है? नहीं, कविता ही नहीं बल्कि गद्य यानी संपूर्ण साहित्य के अध्ययन को ही काव्य शास्त्र कहते हैं। हमारी आँखों के सामने 2 प्रकार के साहित्य, ऐसे तो कई प्रकार के साहित्य हैं भाई, लोक साहित्य भी है, पारसी साहित्य, लेकिन हम और आप 2 प्रकार के साहित्य से परिचित हैं, भारतीय साहित्य और पश्चिमी साहित्य। भारतीय साहित्य के अध्ययन को संस्कृत शास्त्र कहते हैं या भारतीय काव्य शास्त्र कहते हैं, और पश्चिमी साहित्य के अध्ययन को पाश्चात्य काव्य शास्त्र। शेक्सपियर के बारे में पढ़ते हैं, अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं, लॉन्जाइनस के बारे में पढ़ते हैं, प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, आपने नाम सुना होगा। और जब भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो उसमें हम शुरू करते हैं भरत मुनि से, विश्वनाथ, धनंजय, पंडित राज जगन्नाथ, कई लोगों की चर्चाओं को पढ़ते हैं उसमें। तो यहाँ से काव्य शास्त्र हम लोग शुरू करने की स्थिति में आ गए हैं। और पहला टॉपिक अब हम लोग देखेंगे रस। कौन सा टॉपिक देखेंगे दोस्तों? रस। इसके कई मुद्दों को देखेंगे कि रस है क्या, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस के कितने भेद हो सकते हैं, सबसे पहले कितने भेद थे, बाद में कितने भेद, और अब कितने भेद देखे गए, किस आचार्य ने किस रस को स्थापित किया, जैसे भक्ति रस, वात्सल्य रस की स्थापना कहाँ से हुई। इसके अलावा रस के अवयवों का अध्ययन करेंगे कि भाई रस के कुल 4 अवयव हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं, विभाव का क्या अर्थ है, अनुभाव का क्या मतलब है, संचारियों को क्यों अस्थायी भाव या व्यभिचारी कहते हैं, किस आचार्य ने किस संचारी को जन्म दिया, स्थायी भावों के भी उपभेद क्या रहे हैं, रस के सहयोगी विरोधी रस क्या रहे हैं। तो ये एक एक मुद्दे को अब हम लोग देखेंगे। ध्यान से सुनिए, चाहे आप एसआई लेवल की परीक्षा दे रहे हों, हालांकि उसमें थोड़े सहज मुद्दे आते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, चाहे आप पीजीटी टीजीटी फर्स्ट ग्रेड दे रहे हों, ये सारे टॉपिक आपके लिए काम के हैं। खूब ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। अब आप खूब पढ़ के गए, रस रट के गए, और प्रश्न आ गया काव्य शास्त्र किसे कहते हैं। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि भारत में काव्य शास्त्र की शुरुआत किसके द्वारा हुई। हम तो रट के गए थे कि भाई आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को जन्म दिया था, नाट्य शास्त्र से ही काव्य शास्त्र का जन्म हुआ। यह माना गया कि हमारे यहाँ साहित्य की शुरुआत ही नाटकों से हुई। इसीलिए हमने कहा कि काव्य शास्त्र में सिर्फ पद्य यानी कविता ही नहीं बल्कि गद्य का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए आचार्य शुक्ल एक निबंध लिखते हैं, ध्यान से देखिए, ये निबंध गद्य है ना। शुक्ल जी एक निबंध लिखते हैं, कविता क्या है।
और वो कविता क्या है, किस शैली में है दोस्तों, गद्य शैली में है। और उन्होंने गद्य शैली में कविता क्या है के माध्यम से आधुनिक काव्य शास्त्र को रखा कि कविता कहते किसे हैं, कि हृदय की मुक्त अवस्था को रस दशा कहते हैं, आत्मा की मुक्त दशा को ज्ञान दशा कहते हैं, और जब वाणी इसी हृदय की मुक्तावस्था को व्यक्त करने के लिए शब्दों का विधान करे तो उसे कविता कहते हैं। अरे हाँ या ना, तो ज़्यादा भटकना नहीं है, जोड़ेंगे इन बातों को। फिलहाल आप समझिए कि काव्य शास्त्र में साहित्य का ही अध्ययन होता है, चाहे वो कविता हो, चाहे वो गद्य हो, चाहे वो पद्य हो, चाहे गद्य। और आज चौथी बात एक सीखे हैं कि गद्य और पद्य का अंतर क्या है। बोलिए, गद्य व्याकरण पर आधारित होता है, गद्य में शब्दों की क्रमागत व्यवस्था होती है, गद्य वाक्य से जुड़ा होता है, जबकि कविता या पद्य में शब्दों की व्यवस्था बिखरी होती है, उसमें लय तुक होता है। क्या होता है? लय तुक। अब एक बात आती है कि जो हम वाक्य का प्रयोग करते हैं और कविता का, तो उसमें एक शब्द आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कविता को भी दोस्तों पद कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब हम वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में शब्दों को भी पद कहते हैं। ये बहुत कमाल की बात है, ध्यान से विचलित नहीं होना है। कविता को ही पद कहते हैं, इसी पद से तो पद्य बना है। देखिए, यही पद आधा यह जोड़ दें तो पद्य बन जाता है। बोलिए मेरे साथ, कविता की पंक्ति को पद कहते हैं, कविता की पंक्ति को पद कहते हैं, जबकि वाक्य में शब्द को ही पद कहते हैं। वाक्य के शब्द व्याकरण से जुड़े होते हैं, यानी व्याकरण पर आधारित शब्दों को वाक्य में पद कहते हैं। इसीलिए वाक्य पदबंध से बना होता है, पदों का बंध ही वाक्य होता। सुने होंगे पदबंध, कर्ता पदबंध, संज्ञा पदबंध, सार्वनामिक पदबंध, विशेषण पदबंध। तो बोलिए मेरे साथ कि कविता की पंक्ति को ही पद कहते हैं। पद का अर्थ चरण, इसलिए कविता में आप देखेंगे 4 चरण होते हैं। कनक कनकते, 100 गुनी, यहाँ तक रुक गए, मादकता अधिकाए, फिर रुके, वाह खाए बौराए जग, या पाए बौराए। तो बोलिए, कविता की पंक्ति को ही पद कहते हैं, पद यानी चरण, पाँव, जबकि गद्य में यानी वाक्य में शब्द को पद कहते हैं। इसीलिए वाक्य पदबंधों से बना होता है, शब्द व्याकरण पर आधारित होते हैं, व्याकरण पर आधारित शब्दों को ही पद कहते हैं वाक्य में, लेकिन कविता की पंक्ति ही पद है। करेक्ट है? बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन काम की बात है। ध्यान से सुनते जाइए, इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ तक ठीक है? तो आइए अब हम लोग समझते हैं रस को, कि रस का क्या मतलब है।